अध्याय 2 भोजन के घटक क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी। अध्याय 1 में हमने खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिनमें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र पर अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है। दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में या तो दाल, मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार के भोजन है। इस तरह के आहार में कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपको द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन को छांटिए। इस सूची में कुछ व्यंजन जोड़िए और इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों से प्राप्त होता है। ये देखो, विभिन्न राज्य के कुछ सामान्य भोजन, जैसे पंजाब राज्य। तो पंजाब राज्य का भोजन क्या है? मक्के की रोटी और अन्न मतलब जो चावल रहते हैं ना वो, तो उसमें क्या आएगा? मक्के की रोटी। दाल और मांस का व्यंजन तो राजमा। सब्जियों में क्या खाते हैं? वो तो सरसों की साग खाते हैं। अन्य व्यंजन क्या खाते हैं? तो दही और घी खाते हैं। आंध्र प्रदेश में मुख्य भोजन क्या है? चावल। दाल व मांस के साथ क्या खाते हैं? तो अरहर की दाल और चारू। सब्जियों में काय की सब्जी खाते हैं? तो कुंदरू। और अन्य व्यंजन मट्ठा, घी, अचार। इस प्रकार हमारे विभिन्न राज्यों में तरह तरह के भोजन हैं और विभिन्न प्रकार के घटक हैं। तो भोजन या तो अपन को पादपों से मिलता है, जंतुओं से मिलता है। इस कच्ची सामग्री के संगठन के लिए क्या है? इस कच्ची सामग्री से हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। तो पोषक तत्व की परिभाषा पूछे, पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, आवश्यक घटक होते हैं, इन घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। जैसे मुख्य पोषक तत्व कैसे? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में वृक्षांश तथा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? या कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक तत्व उपस्थित हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल होते हैं। आइए हम इन सारणी में परीक्षणों को करके देखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको एक तो आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, विलयन की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके में लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। आप परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए। किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं हो तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार कर सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या कार्बोहाइड्रेट
कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। ये आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल, जैसे अपन को अपन परीक्षण के लिए आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए, मतलब आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचनर आयोडीन को भी मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन लीजिए। फिर 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बना जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हम अभिष्ट कास्टिक सोडा का विलयन मिल जाएगा। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। मंड मतलब कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करने के लिए। तो मंड के लिए परीक्षण के लिए करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला है या काला हो गया है, या नीला है या काला रंग है, यह मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार अपन कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित मंड का परीक्षण करेंगे। क्रियाकलाप 2 में अपन ने कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए कच्ची सामग्री ली। कच्ची सामग्री पर अपन ने क्या है कि तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डाली। फिर उससे क्या उसका रंग परिवर्तित हो गया। तो यदि इसका रंग नीला या काला रंग हो जाता है तो अपन को पता चल जाता है कि इस खाद्य पदार्थ में मंड यानी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। तो कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए ये क्रियाकलाप करना पड़ेगा अपन। अब आगे देखते हैं। अब इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। अब प्रोटीन के लिए परीक्षण। पहले अपन ने कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण किया था, अब प्रोटीन का करेंगे। तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी भी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। खाद्य पदार्थ की मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाइए। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंदे कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंदे कास्टिक सोडा विलयन की डालिए और अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है? बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। पहले अपन ने मंड का परीक्षण किया था तो उसमें क्या है कि नीला या काला रंग दिखा देता था। यदि नीला या काला रंग होता था तो इसका मतलब मंड का उपस्थित होना है, यानी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। प्रोटीन के लिए परीक्षण किया तो अपन को पता चला कि बैंगनी रंग का कलर हो गया, तो इसका मतलब प्रोटीन उपस्थित है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ पर दोहरा सकते हैं। वसा के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए और इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान दें कि कागज न फट जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज में धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए। यदि खाद्य पदार्थ को कुछ जल आया हो तो वह सूख जाएगा। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न हो तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। तो वसा के परीक्षण के लिए अपन देखते हैं, यदि कागज पर अगर कुछ धब्बे दिखाई देंगे तो वहाँ पर मतलब वसा उपस्थित है, और अगर वहाँ पर धब्बे नहीं दिखाई देंगे तो वहाँ पर वसा उपस्थित नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं?
ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिसमें कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? हमने तीनों पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया है। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता होती है। विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमें शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और वसा में भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता तो यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की मात्रा अधिक होती है। मतलब मुख्य रूप से ना कार्बोहाइड्रेट को अपन देखें तो कार्बोहाइड्रेट से अपन को कम ऊर्जा मिलती है, लेकिन मात्रा के हिसाब से देखें तो वसा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को क्या कहते हैं? ऊर्जा देने वाला भोजन। कार्बोहाइड्रेट की कुछ स्रोत देखो, कौन कौन से स्रोत है कार्बोहाइड्रेट की? तो कार्बोहाइड्रेट कहीं कहीं से मिलता है अपन को? मक्का, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू, शकरकंद, गेहूँ, चावल, बाजरा। तो ये सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। अब काय के देखेंगे स्रोत अपन? प्रोटीन के। तो मूंगफली, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, ये सभी वसा के उदाहरण हैं। वसा से कुछ स्रोत प्राप्त, तो पादपों से कौन कौन से स्रोत प्राप्त होते हैं और जंतुओं से कौन कौन से होते हैं देखते हैं अपन। ये पादप से प्राप्त वसा के स्रोत, तो मूंगफली से मिलता है, सूरजमुखी के तेल वसा का स्रोत है, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, तिल, गिरी, ये सभी पादपों से उपस्थित वसा के उदाहरण हैं। जंतुओं से, तो जंतुओं से कौन कौन से मिलते हैं? जंतुओं से मांस है, मछली है, घी है, दूध है, मक्खन है, अंडे है। तो ये सभी का उदाहरण है वसा, जंतुओं से प्राप्त वसा के उदाहरण हैं। अब प्रोटीन के उदाहरण देखते हैं। ये देखो प्रोटीन के कुछ स्रोत, पादप से प्राप्त स्रोत और जंतुओं से प्राप्त स्रोत। पादप से कौन कौन से स्रोत मिलते हैं अपन को प्रोटीन के? मटर से मिलता है, चना है, मूंग है, तुअर की दाल, राजमा, सोयाबीन, ये सभी क्या है? प्रोटीन से प्राप्त, पादप से प्राप्त प्रोटीन के स्रोत हैं। अब जंतुओं से कौन कौन से मिलते हैं? जंतुओं से मांस, मछली, पनीर, अंडे, दूध। तो इन सभी से अपन को क्या है? जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन मिलता है। अब कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या था? कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य था शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। प्रोटीन की आवश्यकता है शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। तो और प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। शरीर की वृद्धि करता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के को नाम से भी जाना जाता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए
कि हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। तो विटामिन ए का क्या कार्य है? हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी सहायता करता है। और विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन को चित्र में दिखाया गया है। ये देखते हैं अपन विटामिन ए के स्रोत। तो विटामिन ए कैसे मिलता है? तो विटामिन ए के प्रमुख स्रोत है पपीता, गाजर, आम। तो विटामिन ए के प्रमुख स्रोत कौन कौन से? पपीता, गाजर, आम, मछली का तेल और दूध। ये विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन बी के स्रोत। विटामिन बी के प्रमुख स्रोत है चावल, गेहूँ, यकृत। ये विटामिन बी के स्रोत हैं। विटामिन सी के स्रोत। तो विटामिन सी कैसे मिलता है अपन को? विटामिन सी अपन को मिलता है संतरा, अमरूद, टमाटर, मिर्च, नींबू, आंवला, यानी प्रमुख खट्टे स्रोत हैं विटामिन सी के। और विटामिन डी कैसे मिलता है? विटामिन डी मिलता है मछली, अंडे से। हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनता है। तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से बन सकता है। इन दिनों में कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता है, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। आयोडीन के कुछ स्रोत। आयोडीन कैसे मिलता है? तो आयोडीन अपन को पालक से मिलता है, अदरक से मिलता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर को उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। विभिन्न खनिज लवणों में कुछ स्रोत दर्शाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं और 2.2 प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात का अवश्य देखा है। फिर भी किसी भी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्व की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशों को रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश में मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव माना गया है। इसका आयतन बढ़ा देते हैं और रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं। तो प्रमुख रुक्षांश कौन कौन से अपन देखते हैं। आयोडीन। अब आयोडीन के कुछ स्रोत। आयोडीन कैसे प्राप्त होता है? पालक और अदरक से। फास्फोरस। ये फास्फोरस कैसे प्राप्त होता है? तो दूध, केलों। लोह के स्रोत ये दे रखे हैं। कैल्शियम के स्रोत। कैल्शियम के लिए प्रमुख रूप से अपन को दूध और अंडे। कुछ खनिज लवणों के स्रोत हैं। भोजन के घटक। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। क्रियाकलाप देखें अपन 3। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी
को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ताजे फल तथा सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से होती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल भी डालते हैं। सामान्यतः संतुलित आहार किसे कहते हैं? सामान्यतः पूरे दिन में जो भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न तो आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को अपन संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर के कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार करें और जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन हम और आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला अनाज व दालों से बना, केला, पालक, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो सके। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो संभवतः यह उनमें कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बाहर धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण अलग हो सकते हैं। पहेली जानना चाहती है कि उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी सभी अवयव होते हैं? क्या इन्हें भी संतुलित भोजन करने की आवश्यकता है? हम सभी जानते हैं कि पकाने में भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसमें पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कोई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल व कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? यानी कि अपन खाना पकाते समय अगर भोजन को पकाते हैं तो बहुत सारे विटामिन नष्ट हो जाते हैं। उनमें से विटामिन सी जल्दी नष्ट हो जाता है। भोजन ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। यदि अपन जैसे कि मान लो कि अपन 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएं और 100 ग्राम वसा खाएं तो अपन को ऊर्जा किससे अधिक मिलेगी? तो अपन को वसा से अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। अतः हम तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया तो इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक होने के कारण मोटापा हो सकता है। मतलब वसा युक्त यानी तली चीज़ें खाएंगे तो हमारा शरीर क्या मोटा हो जाएगा। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव में ग्रसित हो सकता है।
एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोगों अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग यानी हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है लंबे समय तक, तो उसे अपन अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि बीमारी हो सकती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों की ही व्यक्ति के आहार को एक लंबे समय तक अनुपस्थित करे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह रुक जाएगी। ऐसे व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ, उससे मतलब चलने में भी दिक्कत होगी। विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग तथा विकृतियां हो सकती हैं। इन्हें कुछ सारणी में दिखाया गया है। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम के लिए अपन को संतुलित आहार लेने की आवश्यकता है। इस अध्याय में हम स्वयं से जानने की कोशिश करें कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले विकार, जैसे विटामिन ए की कमी हुई तो कौन सा विकार होगा? क्षीणता, दृष्टिहीनता, मतलब अपन को देखने में दिक्कत होगी। लक्षण क्या होगा? कमजोरी दृष्टि, अंधेरे, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। लक्षण क्या? दुर्बल पेशियां, काम करने में ऊर्जा की कमी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग के लक्षण क्या दिखाई देते हैं? मसूड़े से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। इसके कारण लक्षण अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम, खनिज लवण में देखिए कैल्शियम की कमी से क्या होता है? अस्थियां और दंतशय, दांत कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है। लक्षण क्या है? अस्थियां कमजोर, दंतशय। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग यानी गले में सूजन हो जाती है। और इसका लक्षण क्या है? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता। लौह तत्व की कमी हो जाए तो अरक्तता बीमारी, मतलब कमजोरी हो जाएगी। अब पाठ में आए कुछ शब्दावली। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त वृक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट या विकार उत्पन्न हो सकते हैं। हमारे शरीर के मुख्य पोषक तत्वों का नाम लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन और खनिज इत्यादि। निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा पदार्थ, तो शरीर को ऊर्जा कौन कौन प्रदान करता है? तो शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट और वसा देता है। पोषक जो शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक, तो उसके लिए अपन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वह विटामिन जो हमारी
अच्छी दृष्टि यानी देखने के लिए है तो वह है विटामिन ए। और वह खनिज जो हड्डियों के लिए आवश्यक है, तो हड्डियों के लिए आवश्यक कौन सा खनिज है? कैल्शियम। दो ऐसे खाद्य पदार्थों को नाम लिखिए जिनमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध हो। तो वसा कैसे मिलता है? घी और दूध से। मंड मतलब कार्बोहाइड्रेट कैसे मिलता है? तो चावल और आलू से। आहारी रेशे, तो आहारी रेशे सब्जी और फल से मिलते हैं। प्रोटीन कैसे मिलता है? तो प्रोटीन हमें पनीर और राजमा से मिलता है। क्या चावल सही कथन को राइट चिन्ह कीजिए। क्या चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं? तो नहीं, चावल से नहीं कर सकते। संतुलित आहार खाकर अभाव जन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती? तो हाँ, सही है, की जा सकती है, राइट। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। नाना मतलब विभिन्न प्रकार के, राइट। शरीर के को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? तो गलत, केवल मांस नहीं, सभी प्रकार के पोषक तत्व खाना चाहिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। की कमी से बेरी रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी के अभाव से नामक रोग होता है? तो विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी रोग होता है। हमारे भोजन में के अभाव में रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए के अभाव में रतौंधी रोग होता है। पोषक तत्व क्या है? तो वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि पोषक तत्व है। विटामिन के क्या कार्य है? तो विटामिन हमें रोगों से बचाता है और हमारे शरीर की रक्षा करता है। प्रोटीन के कार्य लिखो। तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि करने में मदद करता है और घायल ऊतकों का मरम्मत का कार्य करता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य ऊर्जा देना। प्रोटीन के 5 स्रोतों के नाम लिखिए। तो प्रोटीन कैसे मिलता है? दाल, दूध, अंडा, मछली और सोयाबीन आदि से।